अक्टूबर विज्ञान समुदाय के लिए सबसे अवेटेड महीना है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह नोबेल पुरस्कारों का महीना है। नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रेस्टीजियस पुरस्कारों में से एक है, जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक साइंसेस के विषय क्षेत्रों में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडिश इन्वेंटर, इंजीनियर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट डॉक्टर एल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से की गई थी। यह पुरस्कार 1901 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस वर्ष के नोबेल पुरस्कारों की हाल ही में घोषणा की गई है और हमने नोबेल पुरस्कार विजेताओं के काम को आम जनता तक पहुंचाने के महत्व को पहचाना है। इसलिए हम आपके लिए मौजूदा विषयों की कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशंस को पेश करने वाले वीडियो की एक सीरीज़ ला रहे हैं। आज की वीडियो में हम फिज़िक्स में नोबेल पुरस्कार और ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी के पीछे ब्रिलियंट माइंड्स के बारे में जानेंगे। इसके लिए हमने प्रोफेसर सत्येंद्र शर्मा सर को इनवाइट किया है। सर प्रोफेसर एमेरिटस है NSUT के डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं दर्शकों को बता दूं, प्रोफेसर सत्येंद्र शर्मा भौतिक विज्ञानी हैं जिन्होंने फिज़िक्स और इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स की 15 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं। प्रोफेसर शर्मा भूतपूर्व DRDO के वैज्ञानिक एवं शिक्षा मंत्रालय के AICTE के एडवाइज़र और डायरेक्टर रहे हैं और JNU के इंस्ट्रूमेंट विभाग के डायरेक्टर और प्रोफेसर के पद से रिटायर हुए हैं। सर ने एटॉमिक और न्यूक्लियर फिज़िक्स एंड एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक्स भी लिखी हैं और इनके रिसर्च का मेन एरिया एक्सरे स्पेक्ट्रोमेट्री है और एटॉमिक फ़िज़िक्स रहा है। सर का टोटल 42 इयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग और R&D में। शो में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सर हमारे दर्शकों को बताइए कि इस साल का फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ किनको मिला है और उनका काम क्या है। इस साल का नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में 3 वैज्ञानिकों द्वारा शेयर किया गया है और इन तीनों वैज्ञानिकों के नाम हैं P.A. अगस्तीनी, जो ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी USA के हैं, और एक हैं फेरेंक क्रॉस, जो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जर्मनी के हैं, और एक लेडी हैं एनी लाहुए, वो लुंड यूनिवर्सिटी स्वीडन की हैं। और इन तीनों वैज्ञानिकों को यह इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स में काम करने के लिए मिला है। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल काम किया है जिसके द्वारा इन्होंने एटोसेकंड ड्यूरेशन की लाइट पल्सेस जो हैं वो क्रिएट की हैं एक्सपेरिमेंटली। तो इस महत्वपूर्ण काम के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। सर थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे एटोसेकंड पल्सेस को, इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स को? हाँ, एटोसेकंड पल्स और इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स का अर्थ ये है कि इलेक्ट्रॉन्स, आपको मालूम है कि एटम का बाहरी हिस्सा होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो साइज़ है वो इतना छोटा होता है कि आज तक हम लोग इलेक्ट्रॉन को फोटोग्राफ नहीं कर पाए। इलेक्ट्रॉन्स को हम डिटेक्ट करते हैं इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, स्कैटरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की, उनका जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है उनके द्वारा आयोनाइजेशन है, और जो हीटिंग वगैरह इफ़ेक्ट्स हैं उनके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करते हैं बाय इनडायरेक्ट मेथड। हम एटम्स को फोटोग्राफ कर पाए हैं टनलिंग माइक्रोस्कोप यूज़ करके और एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप यूज़ करके हम लोग उनको फोटोग्राफ कर पाए हैं। एटम के न्यूक्लियस और एटम के साइज़ और इलेक्ट्रॉन के साइज़ में ऑर्डर्स, थाउजेंड्स ऑफ द ऑर्डर का डिफरेंस होता है। आप ये मान के चलिए कि अगर न्यूक्लियस का साइज़ फेम्टोमीटर लेवल का है तो इलेक्ट्रॉन का साइज़ एटोमीटर का लेवल का होगा। अब ये फेम्टो और एटो क्या होते हैं ये मैं आप अपने दर्शकों को बता दूं। जैसे कि हम समय की गणना करते हैं सेकंड में, तो 1 सेकंड होता है, फिर उसका 60 सेकंड हो जाए तो 1 मिनट हो जाता है, 60 मिनट हो जाए तो 1 घंटा या आवर बन जाता है। तो इस तरह से हम समय की गणना करते हैं। लेकिन सेकंड से छोटे हिस्से की तरफ जाएं हम तो 1,000वां हिस्सा सेकंड का 1 मिली सेकंड कहलाता है, और उससे नीचे जाएंगे तो 10⁻⁻⁻6 हम जिसे बोलते हैं वो माइक्रो सेकंड बन गया। उसके बाद 10⁻⁻9 जो है नैनो सेकंड बन गया, और 10⁻⁻12 जो है वो पिको सेकंड बन गया, और 10⁻⁻15 जो है
वो फेम्टोसेकंड कहलाता है। अभी तक वैज्ञानिकों ने फेम्टोसेकंड के ऑर्डर की वेव्स जो हैं या पल्सेस जो हैं, लाइट पल्सेस, लेज़र पल्सेस, वो जनरेट की थी। इन वैज्ञानिकों ने मिलकर एक्सपेरिमेंटली एटोसेकंड लेवल की पल्सेस जनरेट करी हैं, जिसका मतलब है 10⁻⁻18 सेकंड की ड्यूरेशन की पल्सेस हैं। और इन पल्सेस का बहुत इम्पोर्टेंस है फिज़िक्स में। जैसे जितनी शॉर्ट ड्यूरेशन की पल्स होगी उतनी पल्सेस के हिसाब से आप किसी ऑब्जेक्ट को इरेडिएट करके उसका फोटोग्राफ ले सकते हैं। हमारे पास वाद्य यंत्र होते हैं, साउंड में टोन्स होती हैं, ओवर टोन्स होती हैं। एक स्ट्रिंग है हमारे पास, उस स्ट्रिंग में एक वाइब्रेशन हमने पैदा की, सेंटर से हमने पुल किया, एक वाइब्रेशन पैदा की, तो इसको बोलते हैं हम टोन। तो ये दो स्ट्रिंग दो सिरों से अगर टाइट है और बीच में से आप उसे छेड़ के सितार की तरह या गिटार की जो स्ट्रिंग होती है उसको हम बजा रहे हैं, तो वो टोन क्रिएट हुई। उसके बाद हम उसमें ओवरटोन्स क्रिएट कर सकते हैं। 2 ऐसी पीक्स आ गई, फिर 3 आ गई तो थर्ड ओवरटोन हो गई। इस तरह से ओवरटोन्स हम जनरेट करते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया है, इन्होंने लाइट वेव्स को आपस में इंटरफियर करके, जिस तरह से बीट्स बनाई जाती हैं, बीट्स कहते हैं जब 2 वेव्स आपस में एक ही डायरेक्शन में जा रही हों, तो और वो थोड़ा सा फेज़ डिफरेंस उनमें हो, तो कुछ वेव्स जो हैं आपस में कहीं कहीं वो सुपर इम्पोज कर जाएंगी, कहीं कहीं एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगी, कैंसिल आउट कर लेंगी। तो उनकी जो बीट्स क्रिएट होती हैं, उन बीट्स के द्वारा टोन्स और ओवरटोन्स क्रिएट होती हैं। मतलब कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज़ पैदा होती हैं जो पहली फ्रीक्वेंसी, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज़ थी, उनसे ज़्यादा भी हो सकती है, उनसे कम भी हो सकती हैं। तो इन्होंने लेज़र लाइट के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया है, जिसके द्वारा इन्होंने ये पल्सेस की ओवरटोन्स क्रिएट की हैं, जो कि एटोसेकंड का जिनका ड्यूरेशन है। एटोसेकंड का ड्यूरेशन का मतलब है उन पल्सेस की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, जिसकी एटोसेकंड मीन्स 10⁻⁻18। तो 1 बाय एटोसेकंड का 18 नीचे कर दिया तो इसका मतलब है 10⁻18 उनकी फ्रीक्वेंसी है पल्सेस। तो दैट फ्रीक्वेंसी इज़ टू हाई to handle and till date it was never thought to be possible। लेकिन इस बार इन लोगों ने वो करके दिखाया है, तो जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। और हम चाहते हैं कि हमारे और वैज्ञानिक भी ऐसी खोजें करते रहें जिनका मानवता को और समाज को फ़ायदा मिलता रहे। जी सर, ये तो था उन लोगों के लिए जिनको साइंस समझ में आती है और जिनको टेक्निकल टर्म समझ में आती है। क्या आप अब थोड़ा सा इसे और आसान भाषा में समझा पाएंगे जिससे कि हमारे आम दर्शक समझ सके? हमारे आम दर्शकों के लिए इसका एक रिवर्स एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे हम लोग फोटोग्राफी करते हैं और पुरानी फिल्मों के द्वारा मूवीज़ बनाई जाती थी, तो उसमें हम 24 फ्रेम पर सेकंड के ऑर्डर से स्क्रीन पे उस पिक्चर को प्रोजेक्ट करते हैं। और हमारी आँखों का एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो अगर कोई इमेज हमारे आँखों के सामने 24 टाइम्स पर सेकंड या उससे ज़्यादा चेंज हो रही हो, तो हमारी आँखें उनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती। तो हम जो सिनेमा हॉल में फ़िल्म प्रोजेक्ट किया करते थे, ये मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब डिजिटल कैमराज या डिजिटल फिल्म्स नहीं आई थी, जो प्रोजेक्टर के द्वारा जो सेलुलॉइड फिल्म प्रोजेक्ट की जाती थी, तो उस समय उनको हम 24 फ्रेम पर सेकंड जो है वो प्रोजेक्ट किया करते थे। और बीच में एक शटर लगा के एक फ्रेम को 2 बार हम प्रोजेक्ट किया करते थे। तो वर्चुअली हम 48 फ्रेम प्रति सेकंड जो है फ़ोटो को दिखाते थे स्क्रीन के ऊपर, और हमारी आँख को कंटिन्यूस मोशन का एहसास होता था। अब दूसरा इसका रिवर्स है कि हम एक एक नेगेटिव को अगर आप देखें तो उसमें आप पल्सेस देखेंगे, ड्यूरेशन किसी एक फ्रेम में हाथ किसी एक्टर का ऐसे है, अगले फ्रेम में ऐसे है, अगले में ऐसे, तो वो मोशन आप देखेंगे। कोई घोड़ा चल रहा है या कार चल रही है तो पहले फ्रेम में यहाँ, दूसरे में यहाँ, तीसरे में यहाँ, इस तरह से है। तो अगर आप बहुत रैपिडली उन फिल्म्स को चला देंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये कंटिन्यूस फिल्म है या इनके फ्रेम्स हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन्स की मोशन अगर हो रही है तो वो इतनी फास्ट होती है, इट इज़ नियरली इक्वल टू द नियरली क्लोज टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट।
तो जिसको पकड़ने के लिए हमारे पास बहुत फास्ट पल्सेस होनी चाहिए। जैसे हम किसी बुलेट को फोटोग्राफ करते हैं, बुलेट की जो जिसको बोलते हैं स्लो मोशन फोटोग्राफी, तो उसमें भी हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं कि इधर से आपने गन से बुलेट फायर की, रास्ते में उसके ऊपर पल्सेस पड़ती हैं और वो हर पोजीशन की जो लोकेशन है उसको एक एक पल्स जो है वो रिकॉर्ड कर लेती है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे और उनके ऊपर एटो सेकंड की पल्सेस पड़ेंगी, लाइट पड़ेंगी, तो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन जो है वो भी रिकॉर्ड की जा सकती है। तो इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की रिकॉर्डिंग में होगा और इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने के लिए होगा। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स, कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कैसे करते हैं। और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन होगी हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, न्यूरोलॉजिकल एप्लीकेशंस में, कि हमारा ब्रेन जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं। आयंस जब बनते हैं, केमिस्ट्री में आयंस का एप्लीकेशंस होगा, तो उसमें क्योंकि सबसे ज़्यादा रोल उसमें इलेक्ट्रॉन्स ही प्ले करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे किस दूसरे एटम के साथ अटैच हो रहे हैं या डिटैच हो रहे हैं, तो उसका सारी फिज़िक्स जो है उसको हमें समझने में आसानी होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर्स बना पाएंगे, क्योंकि जब हमारे पास इस ऑर्डर की पल्सेस होंगी तो पल्सेस से हम बहुत सारी फास्ट डिवाइसेस जो हैं वो क्रिएट कर पाएंगे, फास्ट कैलकुलेशंस भी कर पाएंगे और फास्टेस्ट हम कंप्यूटर्स क्रिएट कर पाएंगे। सर, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि इंडिया का क्या स्टेटस है, करंट स्टेटस इस फील्ड में, और हम किस टाइम स्केल तक पहुंच चुके हैं अभी तक रिसर्च में? इंडिया में अभी तक फेम्टोसेकंड का रिसर्च चल रहा है। फेम्टोसेकंड, एटोसेकंड पे किसी भी लेबोरेटरी में मेरी जहाँ तक जानकारी है काम नहीं चल रहा। यहाँ पर TFIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IPR और IITs में कई लेबोरेटरीज़ में काम चल रहा है जो फेम्टोसेकंड में लेज़र पल्सेस पे काम करते हैं, और रिडबर्ग स्टेट वगैरह उन पे काम करते हैं। लेकिन एटोसेकंड के ऑर्डर का कोई काम नहीं चल रहा है किसी भी लेबोरेटरी में। तो सर, फेम्टोसेकंड तक तो हम पहुंच ही गए हैं, तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट एटोसेकंड ही? हाँ, एटोसेकंड है हमारा नेक्स्ट टारगेट, लेकिन उसके लिए हमारे पास सुविधाएं और एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट करना, वो उसमें समय लगेगा। क्योंकि जितनी परिष्कृत रिसर्च होती है उतनी परिष्कृत उसके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्योंकि आज के युग में जो रिसर्च है वो इंस्ट्रूमेंट्स के बगैर नहीं हो सकती है। जब तक जिसके पास सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है वो सबसे बढ़िया रिसर्च कर सकता है, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है वो आगे क्या रिसर्च करेगा। तो इसलिए फंडिंग की बहुत ज़रूरत है और प्रोत्साहन की बहुत ज़रूरत है रिसर्च के लिए। तो भारतीय वैज्ञानिकों को दोनों चीज़ें अरेंज करनी है, फंडिंग और प्रोत्साहन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके साथ का जो इंटरेक्शन रहा बहुत नॉलेजेबल रहा। उम्मीद करती हूँ कि दर्शक भी इस बात से सहमत होंगे, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि हमें इस तरीके की साइंटिफिक कॉन्वर्सेशंस करने के मौके मिलते रहेंगे। और मैं अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी हमसे जुड़े रहने के लिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।